गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं 9th चैप्टर, जो अपन ने मेंडल का तो चैप्टर तीनों नियम अपन ने देख लिए थे। अब शुरू कर रहे हैं अपन थोड़ा मानव में लिंग निर्धारण देख लेते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो अपना जो टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण। लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण, ठीक है। लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण का क्या मतलब हुआ कि लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण का कि कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण जो है ऊष्मीय ताप पर निर्भर करता है, ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। और कुछ प्राणियों में मानव में लिंग निर्धारण जो है सूत्र पर निर्भर करता है। कुछ प्राणियों के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऊष्मायन ताप पर। किस पर निर्भर करता है? ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। और मानव के अंदर लिंग निर्धारण, अपने को मानव में पढ़ना है, तो मानव के अंदर लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण जो है किस पर निर्भर करता है? सूत्र पर निर्भर करता है। सूत्र पर निर्भर करता है। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सूत्र पर। गुणसूत्र नाम सुना होगा सबने, गुणसूत्र के ऊपर लिंग निर्धारण जो है निर्भर करता है कि लड़का होगा, लड़की होगी, कि क्या पैदा हो रहा है संतान, ठीक है, क्या पैदा हो रहा है। फटाफट नोट करो। देखो मानव में लिंग निर्धारण अपन कैसे देखते हैं? देखो है, मान लो नर और अपन ने मादा ले ली, नर व मादा ले ली। मानव में निर्धारण क्या होता है कि जो नर के अंदर युग्मक होते हैं वो XY होते हैं। नर के अंदर हमेशा युग्मक XY रहेंगे, मादा के अंदर युग्मक कौन से रहेंगे? XX रहेंगे। मादा के अंदर युग्मक कौन से रहेंगे? XX रहेंगे। तो अब देखो, जो मैं इन युग्मकों को अलग अलग करती हूँ, तोड़ती हूँ X और Y, इन युग्मकों को मैं अलग करती हूँ, तोड़ती हूँ XX। मादा के अंदर हमेशा गुणसूत्र जो रहते हैं वो XX ही रहते हैं, लेकिन जो नर के अंदर गुणसूत्र रहेंगे वो क्या रहेंगे? X और Y रहेंगे। क्या रहेंगे? X और Y। तो जब X गुणसूत्र का नर का, पुरुष का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ मिलता है, ध्यान से देखना ये चीज, थोड़ा खुल के बता रही हूँ, ये देखो, जब पुरुष का X गुणसूत्र क्या होता है? मादा के X गुणसूत्र के साथ मैच होता है, ये देखो XX हो गया, तो यहाँ पे जो पैदा होगी संतान वो क्या होगी? लड़की पैदा होगी। क्या होगी? लड़की पैदा होगी। और जो Y गुणसूत्र, नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, तो क्या पैदा होता है? लड़का। क्या पैदा होता है? लड़का। तो ऐसे गुणसूत्र का ऐसे लिंग निर्धारण किया जाता है। तो अपने को ये देखना है कि मानव में लड़का कब पैदा होता है, लड़की कब पैदा होती है? जब XX गुणसूत्र हो तब तो लड़की होगी, जब XY गुणसूत्र हो तब क्या होगा? लड़का होगा। तब क्या होगा? लड़का होगा। वैसे तो पुरुष में 44 गुणसूत्र सेम रहते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र अलग होता है, सिर्फ XY। और मादा के अंदर सब सेम रहते हैं, ठीक है, सब सेम रहते हैं। तो अब ये देखो कि जो लड़का पैदा होना, जो घर में ऐसे बोलते हैं कि भाई लड़का होना चाहिए, इसके तो लड़का नहीं हो रहा, तो वो चीज किस पर निर्भर करती है? वो चीज हमेशा पुरुषों पर निर्भर करती है, नर के ऊपर निर्भर करती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये मादा के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता है, मादा डिसाइड नहीं करती है, नर पुरुष के द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। हेडिंग डाल दो, फिर हेडिंग डालो जैव विकास। हेडिंग डाल दो जैव विकास। हेडिंग डालो जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? जीवों का विकास। जैव विकास क्या होता है?
जीवों का विकास, वह निरंतर धीमी गति से निरंतर जीवों का होने वाला विकास, मतलब पूर्व जीवों से नए जीवों का बनना, धीरे धीरे नए जीवों का विकास होना क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। देखो, जीवों का निरंतर धीमे धीमे विकास होना क्या कहलाएगा? जैव विकास कहलाता है। नए जीवों से, पुराने जीवों से नए जीवों का बनना जैव विकास कहलाता है। ठीक है, नोट करना फटाफट। ठीक है, जीवों का जो विकास होता है वह धीमे धीमे होता है। मान लो कोई एक चींटी है या दो चींटियां, उससे बहुत सी चींटियों का विकास होना। एक कबूतर है, उससे 2-3 कबूतरों का निर्माण होना। एक चिड़िया से और भी चिड़ियों का ग्रुप बनना। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? जीवों का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? जीवों का विकास हो रहा है। फिर हेडिंग डालना, जैव विकास के अंदर पहली हेडिंग डालना उपार्जित लक्षण। पहली हेडिंग डालना उपार्जित लक्षण। जैव विकास के अंदर फटाफट हेडिंग डालो उपार्जित लक्षण। क्या होते हैं उपार्जित लक्षण? क्या होते हैं उपार्जित लक्षण? कि जिसमें जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करता है, जिसमें जीव क्या होता है? अपने जीवन काल के अंदर जो लक्षण अपने अंदर ग्रहण करता है, जो अपने लक्षण अर्जित करता है, उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। जीव जिसमें अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को अर्जित करता है, क्या करता है? जिन लक्षणों को अर्जित करता है, वह लक्षण कौन से कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। वह लक्षण कौन से कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अपने पूरे जीवन काल में कोई जीव कितने लक्षण अपने अंदर ग्रहण करता है, कितने नए लक्षण वह सीखता है, वह लक्षण क्या कहलाएंगे? उपार्जित लक्षण कहलाएंगे। फटाफट नोट करो। उदाहरण देखो, जैसे भ्रंग के भार में कमी, भ्रंग के भार में कमी आना, एग्जाम्पल है भ्रंग के भार में कमी आना। ये क्या है? इसका भ्रंग का क्या है? उपार्जित लक्षण है कि इसके जीवन काल में क्या होता है? धीरे धीरे इसके भार में क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। क्या होने लग जाएगी? कमी होने लग जाएगी। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों के गुण देखो। उपार्जित लक्षणों के गुण देखो। गुण क्या क्या होते हैं? उपार्जित लक्षणों के पॉइंट नोट करना ये चीज कि वे लक्षण जो जीव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अपने जीवन काल में। पहला कौन सा लक्षण हो जाए? पहला कौन सा गुण हो जाएगा इसका? कि जीव अपने जीवन काल में लक्षण क्या करता है? अर्जित करता है। क्या करता है? अर्जित करता है। दूसरा कि ये लक्षण जैव विकास में सहायता नहीं करते। क्या नहीं करते? पहला कि अपने जीवन काल में लक्षण अर्जित करता है, जीवन काल में लक्षण अर्जित करेगा। ठीक है, दूसरा ये क्या है कि ये जैव विकास में सहायता नहीं करते। किसमें? जैव विकास में हेल्प नहीं करते, जैव विकास में सहायता नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लक्षण बाहर से आए हुए होते हैं, बाहरी लक्षण होते हैं। ये कोई जेनेटिक आनुवंशिक लक्षण नहीं है कि जो जीव विकास में सहायता करे। जीव विकास में आनुवंशिक लक्षण सहायता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलता है। जो उपार्जित लक्षण होंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलते हैं, वह बाहर से ग्रहण करते हैं लक्षण, तो वह नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाएंगे। वह लक्षण, जो लक्षण अब बाहर से अभी मिले हैं, जीवन काल के अंदर मिले हैं, वह लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक नहीं है, आनुवंशिक नहीं है कि दादा परदादा से मिलते आए ये लक्षण, वो नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? उपार्जित लक्षण बोला जाता है। और ना ही ये जैव विकास में सहायता करते हैं, ना ही ये जैव विकास में मदद करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना आनुवंशिक लक्षण। नेक्स्ट हेडिंग डालो आनुवंशिक लक्षण।
आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो जेनेटिकली अपने को मिलते हैं, जो अपने पेरेंट्स से अपने को मिलते हैं, अपने मम्मी पापा दादा दादी से जो अपने को लक्षण मिलते हैं, वह कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण हो गए। वह कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण हो गए, जो जेनेटिकली अपने को प्राप्त हो रहे, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। वह लक्षण कौन से हो गए? आनुवांशिक हो गए। वह लक्षण कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण हो गए। वे लक्षण जो अपने जनक से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? जनक से, अपने माता पिता से प्राप्त हुए हो, वे लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था एग्जाम्पल इसका, जैसे आंखों का कलर, आंखों का रंग, बालों का कलर, बालों का रंग। मतलब कि मान लो अपनी मम्मी की आंखें भूरी है तो अपनी भी आंखें ब्राउन हो सकती है, पापा की ब्राउन है तो अपनी भी ब्राउन हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये लक्षण जो मिलते हैं वह अपने जनक से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स के द्वारा अपने को मिलते हैं, अपने माता पिता द्वारा अपने को प्राप्त होते हैं। वह लक्षण कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण हो गए। ठीक है, वह लक्षण कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण हो गए। आनुवांशिक लक्षणों के गुण देखो कि ये क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, अपने वंशों से मिलते हैं। ये क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, अपने वंश द्वारा अपने को मिलते हैं, अपने पेरेंट्स द्वारा अपने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये जैव विकास में सहायता करते हैं। किसमें? जैव विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जैव विकास के अंदर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, अपनी जैव विकास में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो जाति उद्भव। नेक्स्ट हेडिंग डालना जाति उद्भव। नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, जाति उद्भव। मतलब जाति उद्भव क्या हो गया? कि जातियों का विकास करना। जाति उद्भव क्या हो गया? जाति का विकास करना। मतलब एक मान लो कोई सिंगल कबूतर है अपने इस इलाके में, तो वह धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी जाति को बढ़ाएगा, अपनी जाति का विकास करेगा। उससे 2 कबूतर पैदा होंगे, 2 से 4 पैदा होंगे, 4 से 10 पैदा होंगे। इस तरह से वह क्या करेगा? अपनी जाति का क्या करेगा? विकास करेगा, अपनी जाति बढ़ाएगा, अपनी जाति का विकास करेगा। तो वही क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है, अपनी जाति का विकास करना। मतलब जो पहले की जाति है उससे नई जाति बनाना। मतलब एक कबूतर जो प्राचीन टाइम से या थोड़ा बूढ़ा है, जो भी है, उससे नई जातियों का क्या होना? विकास होना। मतलब पूर्व स्पीशीज से नई स्पीशीज बनना। नई स्पीशीज बनना क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है। पहले की पीढ़ी से, पहले की जाति से एक नई जाति का विकास होना क्या कहलाएगा? जाति उद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जाति उद्भव। मतलब कि जैसे नई जाति के विकास करने के लिए, नई जाति का विकास करने के लिए पुरानी जाति का क्या होना? अपने पर्यावरण के हिसाब से जिंदा रहना, जीवित रहना क्या है? जरूरी है। मतलब पूरी जाति वर्तमान वायुमंडल में पर्यावरण के हिसाब से जिंदा रहेगी, तभी पूर्व जाति से नई जाति का क्या होगा? विकास होगा। और इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में क्या करना पड़ता है? परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब अपने अंदर इन जो पुरानी जाति है उनको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? परिवर्तन करने पड़ते हैं। किसके अंदर? बाह्य लक्षणों के अंदर। अपने बाहर के जो लक्षण है उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने होते हैं। किस चीज के लिए? नई स्पीशीज बढ़ाने के लिए। किसके लिए? नई स्पीशीज बढ़ाने के लिए पर्यावरण के हिसाब से नए लक्षणों का विकास करना होता है। जाति उद्भव का कारण हेडिंग डालना, जाति उद्भव का कारण। क्यों होता है जाति का उद्भव? क्यों जरूरी है जाति का विकास? जाति उद्भव के कारण। जाति उद्भव के कारण।
पहला लिखो आनुवंशिक विचलन। पहला लिखो आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन, ठीक है। मतलब किसी एक समष्टि को उत्तरोत्तर पढ़ाई आनुवंशिक विचलन के लिए, आनुवंशिक आनलानी के विचलन के लिए, ठीक है। आनुवंशिक विचलन, ठीक है। आनुवंशिक विचलन मतलब किसी एक समष्टि जो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवंशिक विचलन कहलाता है। जो बारंबारता के अंदर अचानक परिवर्तन होता है, बारंबारता के अंदर जो अचानक क्या होता है, परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाएगा, आनुवंशिक विचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आनुवंशिक विचलन। जो उत्तरोत्तर पीढ़ियां होती है, पूर्वज पीढ़ियां होती है, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जो बारंबारता में होने वाला विचलन क्या कहलाता है, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, आनुवंशिक विचलन कहलाता है। दूसरा लिखना भौगोलिक पृथक्करण। दूसरा लिखना भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण। किसी भी जनसंख्या के बीच जीन प्रवाह के भौगोलिक आकृतियां, जैसे जल हो गया, नदियां हो गई, तालाब हो गया, किसी भी जीन प्रवाह के भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत है, नदियां है, समुद्र है इत्यादि रोकती है। जीन प्रवाह को कौन रोकती है, जो जीन में प्रवाह आने वाला होता है उनको कौन रोकता है, उनको कौन रोकता है, पर्वत, नदियां, समुद्र, ये सब होते हैं। समुद्र ये सब क्या करते हैं, आने वाले जीन प्रवाह को इनके द्वारा रोका जाता है। इनके द्वारा रोका जाता है, और जिससे एक ही जीव समष्टि से पृथक हो सके। जिससे क्या होता है, जिससे एक ही समष्टि से जीव पृथक हो सके। एक ही समष्टि से क्या हो सके, जीव का पृथक्करण हो सके, जीव पृथक हो सके, ठीक है, जीव पृथक हो सके। वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक पृथक्करण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, भौगोलिक पृथक्करण कहलाता है। जो जीव प्रवाह से जीन प्रवाह जो आने वाला होता है, जीना प्रवाह जो आने वाला होता है, वह उनको पर्वत, नदियां, समुद्र ये सब रोकते हैं। ये सब रोकने से जो इस समष्टि से क्या पृथक हो जाते हैं, जीव अलग हो जाते हैं। क्या अलग हो जाते हैं, जीव अलग हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा लिखो प्राकृतिक वर्ण। तीसरा कारण है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है कि जीव जो होते हैं अपनी जीविता को बचाए रखने के लिए, अपनी जो जाति है उसको बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण के अनुकूलित करते हैं। जब पर्यावरण का अनुकूलन होता है, पर्यावरण का अनुकूलन समय होता है, तब वह क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संतानों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो गया, प्राकृतिक वर्ण। कौन सा हो गया, प्राकृतिक वर्ण की पर्यावरण अनुकूलन के है,
पर्यावरण अनुकूलन के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं, बेहतर अनुकूलित होते हैं और क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं। बेहतर अनुकूलित होते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, संतानों को उत्पन्न करते हैं। ज्यादा से ज्यादा संतानों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना, प्राकृतिक वर्ण हो गया। कौन सा हो गया, प्राकृतिक वर्ण, जातीय उद्भव का तीसरा कारण। अब हेडिंग डालना आनुवंशिक विचलन के कारण, हेडिंग डाल दो आनुवंशिक विचलन के कारण। आनुवंशिक विचलन क्यों होता है, अभी अब कारण देखते हैं अपन उनके, आनुवंशिक विचलन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आनुवंशिक विचलन के कारण। पहला कारण कौन सा हो गया, आनुवंशिक विचलन। मतलब कई बार क्या होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आने होते हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, उनके अंदर क्या आ जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो मैंने पहले भी बताया था, डीएनए में होती है तो उस टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ चेंज हो जाता है, कई बार डीएनए में परिवर्तन आ जाता है, इस वजह से आनुवंशिकता में विचलन हो जाता है, आनुवंशिकता में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, गुणसूत्रों में परिवर्तन, गुणसूत्रों में मिस्टेक हो सकती है, गुणसूत्रों में परिवर्तन, मतलब जो जेनेटिकली लक्षण आने चाहिए वो नहीं आते, अंदर लक्षण आ जाते हैं, दूसरे बाह्य लक्षण आ जाते हैं। क्यों, कई बार डीएनए में परिवर्तन हो सकता है या फिर गुणसूत्रों में चेंज आ सकता है, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो विकास एवं वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो विकास एवं वर्गीकरण, विकास और वर्गीकरण। विकास और वर्गीकरण, देखना विकास और वर्गीकरण के अंदर क्या होता है कि जो जीवधारियों के भ्रूणीय परिवर्तन करते हैं, जब जीवधारियों के भ्रूणीय परिवर्तन के समय उसके विकास क्रम में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, उसका विकास क्रम में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय, भ्रूणीय परिवर्तन के समय क्या होता है कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय क्या होता है कि इसके इनके अंदर क्या हो जाती है, इनके अंदर क्या हो जाती है, विकास क्रम के अंदर पुनरावृत्ति हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय क्या हो जाता है, विकास क्रम में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब विकास क्रम वापस पुनः रिपीट हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है विकास क्रम के अंदर। किस टाइम पे ऊपर, भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर, जब भ्रूण का थोड़ा चेंज हो रहा होता है उस टाइम। तो यह एक सिद्धांत है, इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत बोला जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, मतलब भ्रूणीय परिवर्तन के समय विकास क्रम के अंदर पुनरावृत्ति हो जाती है, यह पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। यह नियम या यह सिद्धांत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैफल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैफल ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैफल ने।
यह सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैफल ने यह सिद्धांत दिया था कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय विकास क्रम में क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है। और इसके अनुसार जीवधारी जो भी जीवधारी है उनका व्यक्तिवृत्त में पूर्वजों के विकास के इतिहास को क्या दोहराता है? यह सिद्धांत क्या करता है? पूर्वजों का विकास दोहराता है। क्या करता है? पूर्वजों का विकास दोहराता है। उदाहरण के लिए अपन किसी स्तनधारी का भ्रूण में परिवर्तन के समय, उदाहरण के लिए किसी भी स्तनधारी के भ्रूण में परिवर्तन के समय क्या होता है? भ्रूणावस्था पहले मछली से फिर उभयचर से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? पहले मछली से शुरू होती है भ्रूणावस्था, फिर उभयचर से, और उसके बाद सरीसृप से मिलती, उसके बाद सरीसृप से मिलती है। ठीक है, जो भ्रूण परिवर्तन है वह सबसे पहले मछली से, फिर उभयचर से और फिर सरीसृप से मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लेना। भ्रूणावस्था पहले किससे मिलती है? मछली से। दूसरा किससे मिलती है? उभयचर से। तीसरा किससे मिलती है? सरीसृप से। एग्जाम्पल लिख लो, सरीसृप से। नेक्स्ट हेडिंग डालना समझात अंग। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना समझात अंग, और 100% ये क्वेश्चन तो बनता ही है। समझात अंग और समरूप अंग के बारे में तो क्वेश्चन फिक्स से आता ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। समझात अंग क्या होता है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं, जो उत्पत्ति और मूल संरचना में क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन जिनके कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वे अंग जो उत्पत्ति व संरचना या मूल संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं। मूल संरचना में क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन क्या होते हैं? कार्य के अंदर भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। कबूतर के पैर और कौवे के पैर दिखने में समान सेम रहेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे और ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, दिखने में सेम रहेंगे, लेकिन कार्य अलग अलग। ऐसा चमगादड़ के और कबूतर के पैर देख लो, हाथ देख लो, दिखने में सेम रहेंगे, कार्य अलग अलग होंगे। तो इस तरह से वे अंग जिनका दिखने में सेम होते हैं, जिनकी संरचना समान होती है, जो दिखने में जैसे उदाहरण लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, घोड़े के अग्रपाद। एग्जाम्पल लिख लेना, घोड़े के अग्रपाद, आगे वाले पैर, और चमगादड़ व पक्षी के पंख। चमगादड़ व पक्षी के पंख व घोड़े के अग्रपाद दोनों दिखने में सेम रहते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। वह उड़ने का कार्य करते हैं, घोड़े के पैर जो होते हैं वो चलने का कार्य करते हैं। ठीक है, समरूप अंग। अब हेडिंग डाल दो समरूप अंग। हेडिंग डालो समरूप अंग। समरूप अंग ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना अलग होती है, जो दिखने में अलग होते हैं। मूल संरचना क्या रहेगी? ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना अलग रहती है, लेकिन कार्य क्या रहता है? सेम रहता है। कार्य क्या रहता है? सेम रहता है। समझात अंग के बिल्कुल उल्टे होते हैं। कार्य क्या रहेगा? समान। कार्य क्या रहेगा? समान। कार्य क्या रहेगा? बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका कि तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। चमगादड़ के पंख क्या रहता है सीन इसमें कि जो मूल संरचना होती है, मूल संरचना मतलब ये पंख दोनों के दिखने में अलग अलग है, दोनों के दिखने में अलग अलग है, लेकिन काम क्या करते हैं? दोनों उड़ने का ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दोनों उड़ने का और अपने शरीर को ढके रहने का काम करते हैं। क्या करते हैं?
शरीर को ढके भी रखते हैं और उड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन दिखने में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनकी मूल संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, कार्य क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसे अंग कौन से कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग कौन से कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो जीवाश्म। जीवाश्म, नेक्स्ट हेडिंग डालना जीवाश्म। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं कि पृथ्वी पर जो प्राचीन समय में मिलने वाले कुछ जीवों के टुकड़े या अंग या जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवाश्म। प्राचीन समय के जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष, पुराने समय से जो पड़े जीवों के टुकड़े अवशेष जो भी मिलते हैं वह क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जीवाश्म कहलाएंगे। मतलब कि जो अब तक क्या होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं। अब तक क्या होते हैं, जिंदा नहीं होते, मतलब अभी तक तो वह जीवित है ही नहीं, मर चुके। बहुत टाइम पहले के जीवों के जो अवशेष होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जीवाश्म कहलाएंगे। ये जो अवशेष होते हैं वो मृत जीवों के संपूर्ण अपूर्ण जो भी अंग होते हैं, शरीर के टुकड़े होते हैं, शरीर के हिस्से होते हैं, शरीर के हाथ पैर वगैरह जो भी है, बहुत टाइम पहले के जीवों के होते हैं जो पृथ्वी में दब के रह गए, जो पृथ्वी में क्या रह गए, दब के रह गए, चट्टानों के निशान बन गए, जिनके ऊपर क्या हो गई, चट्टानें जम गई, जिनके ऊपर चट्टानों का निर्माण हो गया, वे क्या होता है, जीवाश्म। इनके ऊपर क्या हो जाता है, पड़े पड़े रहते हैं, धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण हो जाता है, मिट्टी में दब जाते हैं ये। ठीक है, मिट्टी में दब जाते हैं ये। एक विधि है जिसके द्वारा जीवाश्मों का अपन पता लगा सकते हैं। एक विधि है फॉसिल, एक विधि है फॉसिल डेटिंग विधि। एक विधि है आपके फॉसिल डेटिंग विधि, जिसके द्वारा पुराने से पुराने, जिसके द्वारा प्राचीन से प्राचीन समय का जो जीवाश्म होता है उसका निर्धारण किया जा सकता है। उस विधि का क्या नाम है, फॉसिल डेटिंग विधि। क्या नाम है, फॉसिल डेटिंग विधि, जिसमें कितना भी पुराना जीवाश्म पड़ा हो, चाहे चट्टानों के नीचे दबा हो, मिट्टी के नीचे दबा हो, बहुत सालों पुराना हो, उसका भी क्या कर सकते हैं अपन, विकास किया जा सकता है। उसका भी क्या किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो विकास के चरण। विकास के चरण, नेक्स्ट हेडिंग डालना विकास के चरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो विकास के चरण। विकास के चरण क्या होते हैं, विकास का क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में विकास हुआ है। विकास धीरे धीरे पीढ़ियों तक चलता आ रहा है, विकास होता जा रहा है पीढ़ियों का भी। तो पहला अपन देखो आंखों का विकास। जैसे अपन आंखों का विकास, आंखों का विकास, तो मतलब ये कोई एक पीढ़ी में तो विकास पॉसिबल है नहीं। विकास का क्या मतलब हुआ, बहुत टाइम से विकास चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं अपने अंदर, शरीर के अंदर। परिवर्तन होने से धीरे धीरे नए चीजों का, नए लक्षणों का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे प्लेन एरिया में अति सरल आंख होती है। प्लेन एरिया में क्या होती है, प्लेन एरिया में सरल आंख होती है, बिल्कुल सरल आंख होती है, बिल्कुल सरल आंख होती है। कीटों में क्या होता है, थोड़ा जटिल आंख होती है। ये भी विकास हुआ ही है, कीटों में जटिल आंख होती है, कीटों में थोड़ी जटिल आंख होती है। और मानव में द्विनेत्री आंख होती है। मानव में दो आंखें होती है, द्विनेत्री आंख होती है। तो पहले प्लेन एरिया थी, उसके अंदर थोड़ी सरल आंख थी कीटों में, फिर एक आंख बनी,
एक आंख बनी, फिर मानव के अंदर क्या हुआ, 2 आंखों का विकास हुआ। तो ऐसे बहुत टाइम से, लंबे टाइम से, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे शरीर का विकास होता जा रहा है। तो शरीर का विकास होता जा रहा है, वही क्या है, विकास के चरण। क्या है, विकास के चरण। तो दूसरा लिखना पंखों का विकास, दूसरा लिखना पंखों का विकास, पंखों का विकास। पंखों का विकास, पंखों का विकास कैसे कि ठंडे मौसम में क्या होता है, ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए पंख काम आते हैं। कुछ कुछ पक्षियों में देखे होंगे आपने, बहुत मतलब पंख जो होते हैं वो शरीर को ढकने में भी काम आते हैं। तो ठंडे मौसम के अंदर वह ऊष्मा का रोधन करते हैं, मतलब थोड़ी ऊष्मा देते हैं शरीर को। ठंडे मौसम में क्या कहेंगे, ऊष्मा देंगे थोड़े शरीर को, और कालांतर में उड़ने के लिए उपयोगी है। तो पंखों का विकास हुआ है। तो वह पंखों का विकास ठंडे मौसम में, तो ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए, ठंडे मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, और दूसरा कालांतर में उड़ने के लिए। अभी फिलहाल उड़ने के लिए, पक्षियों में देखा होगा उड़ने के लिए पंखों का निर्माण हुआ है, उड़ने का निर्माण हुआ है। फटाफट नोट करो। तीसरा लिखना मानव विकास, तीसरा लिखो मानव विकास। नेक्स्ट लिखो मानव विकास। मानव विकास क्या होता है, मानव में भी धीरे धीरे कई पीढ़ियों द्वारा विकास हुआ है, कई पीढ़ियों द्वारा विकास हुआ है। तो मानव विकास के अध्ययन में मुख्य स्थान क्या है, मुख्य साधन है उत्खनन है, समय निर्धारण है, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण है, जीवाश्म अध्ययन। प्राचीन सदस्य अफ्रीका में मूल खोजा गया था। तो जीवाश्मों से अध्ययन में, जीवाश्मों में अध्ययन से पता चला कि आज के मानव में और प्राचीन समय के मानव में कितना फर्क है। पहले आदिवासी जैसे मानव होते थे, कितना धीरे धीरे मानव के अंदर विकास हुआ है। तो ऐसे मानव में विकास भी खोजा गया है, ऐसे मानव में विकास भी खोजा गया है। और सबसे पहले मानव में विकास कहाँ खोजा गया, अफ्रीका के अंदर। कहाँ खोजा गया, अफ्रीका के अंदर खोजा गया मानव में विकास। समय में निर्धारण हुआ, डीएनए में चेंज हुआ, धीरे धीरे डीएनए की प्रतिकृति बदली, धीरे धीरे डीएनए की प्रतिकृति बदली, तभी कुछ ना कुछ चेंज आया नया। ठीक है, तो सबसे पहला मानव में जो विकास हुआ वो अफ्रीका के अंदर हुआ। सबसे प्राचीनतम सदस्य कहाँ खोजा गया, अफ्रीका में। सबसे प्राचीन सदस्य कहाँ खोजा गया, अफ्रीका में। कहाँ खोजा गया, सबसे प्राचीनतम सदस्य, सबसे प्राचीनतम सदस्य कहाँ खोजा गया, अफ्रीका के अंदर खोजा गया। ठीक है, यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई। ठीक है, और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।